एंड स्क्रॉटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ। तो इतने सारे जो साइन है यहाँ पर किस डिसीज़ के साइन हैं। विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2, तो किसके यहाँ पर जो साइन है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और बहुत सारे लोगों को कुछ आइडियाज़ टिप्स चाहिए थी। मेरे ब्लॉगिंग चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। कीर्तिस ब्लॉगिंग के नाम से आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम यहाँ पर बात की जा रही है पोस्ट मैच्योरिटी की, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है एक ईडीडी कैलकुलेट करने के बाद भी कि इतने दिनों के अंदर बच्चा हो जाएगा आपका इस डेट तक। लेकिन यदि जो ईडीडी कैलकुलेट करके दी गई है उस तक वो, यदि वो ईडीडी कितने दिन की दी जाती है, 42 वीक की दी जाती है। तो यदि जब तक भी बच्चा नहीं होता है तो वो ड्यूरेशन कहलाता है कितना, 42 वीक के बाद तक, मतलब 42 वीक्स। और यहाँ पर पोस्ट मैच्योरिटी की बात की जा रही है, मतलब प्री मैच्योर हो जाए, मतलब 37 वीक के पहले। पोस्ट मैच्योर मतलब 42 वीक के बाद की प्रेगनेंसी को कितना, 42 वीक की प्रेगनेंसी को क्या कहा जाएगा, पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आफ्टर 42 वीक्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय वेक्टर। किसी भी वेक्टर के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, या फिर कौन सा होगा इनमें से, बाइटिंग, रिगर्जिटेशन, स्क्रैचिंग इन ऑफ इन्फेक्टिव फीसेस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर कहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए कौन सा, कोई भी वेक्टर, वेक्टर का मतलब है कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में आना है तो किस मोड से आपकी बॉडी में एंट्री कर सकता है। वेक्टर यहाँ पे मॉस्क्यूटो हो जाएंगे। अब यदि वो वायरस बैक्टीरिया मॉस्क्यूटो के अंदर रहा तो आपको बाइट करेगा तो आपके अंदर आ जाएगा। रिगर्जिटेशन से भी आ सकता है, स्क्रैचिंग इन और ऑफ इन्फेक्टिव फीसेस से भी आ सकता है, किसी भी बॉडी फ्लूइड, किसी भी होस्ट के बॉडी फ्लूइड यदि कोई इन्फेक्टेड है उसके थ्रू भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर के थ्रू कोई भी डिसीज़ कैसे ट्रांसमिट हो सकती है। तो वेक्टर में आपके डॉग आ जाएंगे यदि वो आपको काटते हैं, तो मच्छर आ जाएंगे, किसी भी तरीके का फ्लूइड आ जाएगा, तो वो सब क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में होस्ट में एंटर होना है जिस वेक्टर को वो है, तो वो ट्रांसमिशन इन सभी से पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पर अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है लेबर के टाइम पर एक्टिव मैनेजमेंट के लिए, ताकि पीपीएच को आप मेंटेन कर सकें। यहाँ पे अर्गोमेट्रिन सभी केस में दिया जाएगा, किसी एक को छोड़कर। प्रोलॉन्ग लेबर में दिया जाएगा, सीवियर एक्लेम्सिया में दिया जाएगा, प्रीमी ग्रेविडा में दिया जाएगा, किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन, अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन क्या है, प्रेगनेंसी में जिसको भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम होगी उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बीपी क्या करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा, वो पर्सन ऊपर निकल लेगा सीधा। तो यहाँ पर किस केस में नहीं देंगे हम, सीवियर प्री एक्लेम्सिया के केस में अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। यहाँ पर यही कहा है कि अर्गोमेट्रिन किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट होगा, तो होगा सीवियर प्री एक्लेम्सिया या प्रीक्लेम्सिया। जब भी प्रेगनेंसी में क्या होगा, बीपी बढ़ने की समस्या है, हाई बीपी है या फिर प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया, तो ऐसे केस में हम अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रक्शन के लिए क्या करेगा, और ज़्यादा बढ़ाएगा और एक्लेम्सिया को और ज़्यादा, और जो एक्लेम्सिया के साइन सिम्टम है उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, मतलब और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। इवन पर्सन है जो इस केस में ऊपर तक जा सकता है, तो ऐसे केस में आप अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज अर्ली फीचर्स ऑफ एस्प्रिन पॉइजनिंग आर। तो एस्प्रिन सैलिसिलेट्स हैं, या तो आपको सैलिसिलेट्स पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट एस्प्रिन पूछ सकते हैं। तो अर्ली फीचर होगा, अर्ली साइन हम कह सकते हैं एस्प्रिन पॉइजनिंग का क्या होगा, रेसेस आएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर में, हेडेक होगा, क्या होगा। तो जो अर्ली फीचर्स हैं एस्प्रिन पॉइजनिंग के वो होगा रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, कानों में आपको घंटी जैसे, जिसको हम टिनिटस कहेंगे, उस तरीके का साउंड है जो फील होगा।
क्या होगा, टिनिटस, जिसको हम रिंगिंग सेंसेशन कह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या होगा, फील होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टिनिटस या फिर रिंगिंग साउंड। नेक्स्ट इज ड्रग यूजफुल फॉर गट। तो गट में कौन सी मेडिसिन यूजफुल होगी, नैलोक्सोन, पायरासिनामाइड, एलोप्यूरिनॉल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। गट में क्या होगा, जो यूरिक एसिड है आपकी बॉडी में जनरली क्या हो जाएगा, एक्सेल होगा, बाहर जाएगा, निकलेगा एक्सक्रीशन के थ्रू। लेकिन यदि किसी केस में यूरिक एसिड ऑक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए और इसका ऑक्यूमुलेशन कहाँ पे होगा, जॉइंट्स में। कहाँ पे, जॉइंट्स में होगा, किडनीज में भी हो सकता है। तो इस यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी एलोप्यूरिनॉल। क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गट, एलोप्यूरिनॉल, जो कि मार्केट में ज़ाइलोप्रिम या फिर अदर नाम से अवेलेबल हो सकती है। और जो अर्थराइटिस का रीज़न भी है वो क्या है, गटी अर्थराइटिस का, वो क्या है, यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होना। ये सबसे, या तो ये बनेगा ज़्यादा या फिर बनने के बाद आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है तो जॉइंट्स में इकट्ठा होगा। जब जॉइंट्स में इकट्ठा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, गट। और जब यूरिक एसिड बन गया है तो इसको हमें बाहर निकालने का काम भी करना है। तो ये कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट वन इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिसीजेज। तो कौन सी डिसीज़ है जो न्यूनेट्स को वैक्सीन के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं। न्यूनेटल डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन देंगे, टीबी देंगे, पर्ट्यूसिस देंगे, टिटनस या फिर मीजल्स। वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिसीज़ इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है न्यूनेट्स के लिए, यहाँ पे न्यूनेट की बात हो रही है, तो वो होगी यहाँ पर टिटनस। क्यों हमें कब देते हैं, माँ को देते हैं जब जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके जनरली थर्ड और फोर्थ मंथ में टिटनस की वैक्सीन हम देते हैं, टीटी वैक्सीन देते हैं, और 1 महीने का गैप देके हम फिर से वैक्सीनेट करेंगे। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, माँ को तो टीटी से प्रिवेंट कर ही रहे, लेकिन जो हमारा इस टाइम पे मेन एम होता है, जो अपकमिंग होने वाला बच्चा है उसको टिटनस से प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल और न्यूनेटल डिसीज़ की बात की जा रही है, तो इसलिए वो क्या होगी आपकी टिटनस। ये सभी वैक्सीन दी जाती हैं। टीबी के लिए बीसीजी दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, पर्ट्यूसिस, टिटनस और डिप्थीरिया के लिए पेंटावेलेंट में जो 5 वैक्सीन इंक्लूडेड है वो दी जाती हैं। मीजल्स 9 महीने कंप्लीट एज करने के बाद दी जाती है। लेकिन न्यूनेटल डिसीज़ को प्रिवेंट करने की बात हो रही है तो वो होगी टिटनस, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर माँ को टीटी इंजेक्शन दिया जाता है। इससे हम जो होने वाला अपकमिंग बेबी है उसको हम टिटनस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम स्कोर ऑफ MMSE। ये क्वेश्चन OSSC एग्जाम में रिसेंट में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। MMSE मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, तो इसकी स्कोरिंग कितनी होती है, 13, 47, 30 या फिर 55। MMSE आपने साइकेट्री में पढ़ा है, आई थिंक 3rd ईयर में पढ़ा है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है वो होती है 30। ये रहा MMSE। तो इसमें चीज़ें चेक की जाती हैं, उसमें आपका होगा ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल मतलब क्या क्या चीज़ें याद हैं, और लैंग्वेज और कॉपिंग। तो यहाँ पर जो चीज़ें चेक की जाएंगी, कॉग्निटिव असेसमेंट किया जाएगा यहाँ पे आपका। तो मैक्सिमम होगा कितना, 30। यदि 24 से 30 के बीच में मतलब पर्सन को कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है, सब चीज़ें उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से पता है। 18 से 23 आता है तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में आएगा। यदि 0 to 17 तक मतलब पर्सन को साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। इसमें क्या है, सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। क्या है, सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। और जनरली कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को असिस्ट करने के लिए एज एन क्वेश्चनायर के तौर पे यूज़ किया जाता है MMSE। आप पूछते जाएंगे, पर्सन बताते जाएगा, जिस तरीके के आंसर देगा यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग देंगे, और नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सन को असिस्ट करेंगे। मैक्सिमम स्कोर होगा 30। यदि 30 आता है मतलब पर्सन क्या है, स्वस्थ है, उसको किसी भी तरीके की कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट हेयर। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने खुद के बाल खींचेंगे।
इमिप्रामाइन, एक्रोफोबिया, ओलेंजापाइन या फिर ट्राइक्लोटोनोमेनिया। कौन से केस में बच्चे खुद के बाल खींचना स्टार्ट कर देते हैं? एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चे अपने खुद के बाल खींचते हैं, वो कहलाती है ट्राइकोटोलोमेनिया। क्या है? ट्राइकोटोलोमेनिया। अब ऐसा नहीं कि बच्चा अपने बाल खींच रहा है तो उसको ट्राइकोटोलोमेनिया हो गया। कुछ केस में जब बच्चे के ईयर में दर्द होगा, कान में दर्द होगा, तब भी बच्चे अपने जो कान पुल करने के साथ साथ बाल भी खींचने का काम करेंगे, तो उस टाइम पर आप बच्चे को ट्राइकोटोलोमेनिया कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईयर पेन के कारण हो रहा है, हेडेक के कारण भी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन यदि बच्चों की हैबिट में ये चीज़ आ जाए कि अपने बाल ही खींचते रहना इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइकोटोलोमेनिया। During gravida mother, engagement occurs at approximately of gestation. प्रीमिंग ग्रेविडा मदर मतलब पहली बार जो माँ बनने वाली है, तो इंगेजमेंट कब देखने को मिलेगा? मतलब जो हेड है, क्या है? बच्चे का हेड है, पेल्विस में इंगेज होने का काम है, जो कब करेगा? 30 to 32 वीक्स में, 34 to 36 वीक में, 32 to 34 वीक्स और 38 to 40 वीक्स में। प्रीमी ग्रेविडा मदर में एंगेजमेंट देखने को मिलेगा 34 से 36 वीक की प्रेगनेंसी में। कब? 34 to 36 वीक में, जिसको हम क्या कहेंगे? लाइटनिंग कहेंगे। कि जो एंगेजमेंट है अप्रॉक्सीमेटली किस एज में होगा, सॉरी किस वीक की जेस्टेशनल एज में होगा, तो होगा 34 से 36 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज ऑल एक्सेप्ट ओरल पिल सब कुछ कॉज कर सकती हैं किसी एक को छोड़कर। डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर या फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओरल पिल्स है जो सब कुछ करेंगी किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर ओवेरियन कैंसर को इवन ट्रीट करने के लिए भी क्या दिया जाता है? ओरल पिल्स दी जाती है। सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन ओरल पिल्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को होने का खतरा है जो कम नहीं कर सकती। ये काम कौन करेगा? जो डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये काम करेगा जो माँ अपने बच्चे को फीड कराती हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और नर्सिंग मदर में कम रहेगा। लेकिन ओरल पिल्स से सब कुछ हो सकता है किसी एक को छोड़कर। तो ओरल पिल्स से क्या क्या होने के चांसेस रहेंगे? सब होने के चांस होंगे, लेकिन इट कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का कैरेक्टर फीचर क्या है? वाटरी डायरिया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जेली लाइक स्टूल और कॉन्स्टिपेशन। पाइलोरिक स्टेनोसिस में, स्टेनोसिस का मतलब क्या होगा? नैरोनेस। यदि ये पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो क्या होगा? फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। क्या होगी? फोर्सफुल, वो भी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर जेली लाइक स्टूल, तो जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है इंटरसेप्शन में। कब? इंटरसेप्शन में देखने को मिलेगा जब कंजेनाइटल मेगाकोलोन में क्या होगा? कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो यहाँ पर इंटरसेप्शन देखने को मिलेगा। जेली लाइक स्टूल पूछे तो इंटरसेप्शन में, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग पूछे तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में। नेक्स्ट वन इज कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी को आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि यूट्रस में एक बेबी है, दो है, कि ट्विन प्रेगनेंसी है, कि तीन है? HCG से, USG, अल्फा फीटोप्रोटीन या फिर पाल्पेशन से। तो अल्फा फीटोप्रोटीन से तो आप बच्चे में कोई कंजेनाइटल स्पाइना बाइफिडा या फिर डाउन सिंड्रोम डेवलप नहीं हो रहा है वो चेक कर सकते हैं। HCG हार्मोन से प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन USG से क्या होगा? कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक या फिर एक से दो या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है, तो आप क्या करेंगे? USG से बेटर रिजल्ट है जो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के परफोरेशन के बाद जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखेंगे वो कौन सा होगा? पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज या फिर PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो अपेंडिक्स का यदि परफोरेशन होता है, अपेंडिक्स परफोरेट होती है, बस्ट आउट होती है, जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा वो पेरिटोनाइटिस। क्या होगा? पेरिटोनाइटिस।
लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन की लाइनिंग है, लेयर है, वो क्या कहलाती है? पेरिटोनियम। और इसके किसी बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्टेड होगी तो क्या करेगी? पूरी कंडीशन, यदि पेरिटोनियम जो लेयर है वही इन्फेक्टेड होती है तो हम कहेंगे पेरिटोनाइटिस। और ये क्या करेगी? इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज करने का काम कर सकती है। तो यदि अपेंडिक्स परफोरेट होने का कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछे, क्या? पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद पर्सन में यदि आपको कैन्यूला लगाना है फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए तो कितने नंबर का कौन सा लगाएंगे? ऑरेंज कलर का, पर्पल कलर का, ग्रीन कलर का कि ग्रे कलर का? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद यदि जो आप कैन्यूला रिप्लेस करते हैं, फ्लूइड रिप्लेस करने के लिए कैन्यूला यूज़ करेंगे, वो होता है ग्रीन कलर का। कौन सा? ग्रीन कलर का कैन्यूला। 16 गॉज और या फिर रेड कलर जिसको हम कहेंगे, तो ये हम कब यूज़ करते हैं? ये करेंगे हम ग्रे कलर या फिर 16 कलर का हम कहेंगे तो जब लार्ज वेन में कोई भी सर्जरी की जानी हो हाई रिस्क को, उस टाइम पे 18 गॉज का यूज़ करते हैं। जब ग्रीन कलर का, जब आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड है जो एडमिनिस्टर करना हो। 20 गॉज का जनरली इमरजेंसी में कोई भी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना हो तब यूज़ करेंगे हम। फिर 24 गॉज का जनरली पीडियाट्रिक यूज़ में यूज़ किया जाता है और जो छोटे बच्चे हैं उनमें यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर। तो रूम टेम्परेचर पे ब्रेस्ट मिल्क को आप कितने टाइम के लिए रख सकते हैं? 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे या फिर 6 घंटे? तो ये क्वेश्चन ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर पर स्टोर करने का टाइमिंग है जो पूछा जाता है। तो यदि रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम 4 घंटे तक, कितना? 4 आवर तक आप ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस में जो अपेंडिक्स है उसमें पेन हो रहा है तो यहाँ पर एक आप असेस करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में पेन होगा? लेफ्ट लोअर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर या फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट में? तो यहाँ पर अपेंडिसाइटिस में जो पेन होगा वो होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। आप टच करेंगे लेफ्ट साइड लेकिन पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, जिसको हम कहेंगे मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट। तो यहाँ पर ये क्या है? ये राइट लोअर क्वाड्रेंट। क्लिनिकल साइन इज सीन इन द इमेजेस। तो यहाँ पर इमेज में कौन सा साइन दिखाई दे रहा है? फोर्थ गिल साइन, कैसल साइन, कार्नेट साइन या फिर ब्रुजिंस्की साइन? तो यहाँ पर कौन से साइन को एक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर नर्स है जो असिस कर रही है, डॉक्टर असिस कर रही है, तो यहाँ पर साइन चेक किया जाए कार्नेट साइन। कौन सा? कार्नेट साइन है जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि एब्डोमिनल पेन है जो किस एरिया में हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? कार्नेट साइन। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इमेज आपको एम्स एग्जाम में आ सकती है, पूछा जा सकता है कि कौन सा साइन है यहाँ पे चेक किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है, तो ये कार्नेट साइन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है एक्यूट एब्डोमिनल पेन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो फोर्थ गिल साइन, फोर्थ गिल साइन भी एब्डोमिनल वॉल को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है और जनरली हेमेटोमा जब कोई इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हुई हो तब। कैसल साइन है जो स्प्लीनोमेगाली को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्नेट साइन एब्डोमिनल पेन के लिए है, कैस्टल साइन है जो स्प्लीनोमेगाली के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ऑप्शन में कलर ऑफ द बॉडी, हार्ट रेट परमानेंट, रेस्पिरेटरी रेट परमानेंट या फिर मसल टोन। तो यहाँ पर कलर ऑफ द बॉडी चेक किया जाता है, हार्ट रेट चेक की जाती है, रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाता है और मसल टोन चेक की जाती है। रेस्पिरेटरी एफर्ट रोने के थ्रू चेक किया जाएगा बच्चे का, ना कि रेस्पिरेटरी रेट चेक की जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रेस्पिरेटरी रेट परमानेंट, इट कैन नॉट बी चेक्ड इन द अपगार स्कोर। रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाएगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट से आपको पता चलेगा
बच्चा प्रॉपर रोता है नहीं, तो इससे पता चलेगा रेस्पिरेटरी एफर्ट। अपीयरेंस मतलब स्किन कलर चेक किया जाएगा, हार्ट रेट चेक की जाएगी, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक की जाएगी, एक्टिविटी मसल टोन चेक किए जाएंगे, रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाएगा कि बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही है, वो स्ट्रॉन्ग क्राई करता मतलब बच्चा अच्छा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। नेक्स्ट वन इज if the uterus become boggy after 1 hour of delivery, the initial response of the midwife would be। तो यदि डिलीवरी के बाद यूट्रस है जो बोगी दिख रही है, फूली दिख रही है घंटे के बाद भी, तो आपका इनिशियल जो प्लान है वो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, चेक द बीपी, नोटिफाई द फिजिशियन, ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग या फिर मसाज द यूट्रस। ऐसे केस में यदि यूट्रस बॉगी शेप में होती है तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि यूट्रस की मसाज करना, और इसलिए क्योंकि हो सकता है कि यूट्रस को क्या है, डू नॉट अप्लाई एक्सेसिव प्रेशर ऑन द फंडस ऑफ द यूट्रस एट दिस में इंक्रीज द इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। तो यहाँ पर बॉगी इसलिए हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसलिए यदि प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते जाते हैं तो ठीक रहेगा। लेकिन यूट्रस को आप कंटिन्यू मसाज करें, यूट्रोटॉनिक्स ड्रग को एडमिनिस्टर करें ताकि आप पीपीएच को प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मसाज द यूट्रस। यूट्रोटॉनिक ड्रग्स कौन सी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज इन एल्कोहलिज्म विच काइंड ऑफ क्वेश्चनायर मेथड इज यूज्ड। तो एल्कोहलिज्म में आप शराब पिए हैं, कौन सी क्वेश्चनायर मेथड से आप असेस करेंगे, केज, पेट, एमएमएसई या फिर ऑल। जो क्वेश्चनायर मेथड अपनाई जाएगी वो कहलाती है केज क्वेश्चनायर। क्या है, केज क्वेश्चनायर। इस क्वेश्चनायर में चेक किया जाएगा। केज क्वेश्चनायर का मतलब है हैव यू एवर फेल्ट यू शुड कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग। एल्कोहलिज्म वाले मरीज में आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा केज क्वेश्चनायर में कि आपने कभी सोचा है कि आप शराब छोड़ देंगे। हैव पीपल अनॉयड यू बी क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग। लोग आपको परेशान करते हैं कि आप शराब पीते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। आपको कभी गिल्टी फील हुई है, एवर फेल्ट बैड और गिल्टी अबाउट योर ड्रिंकिंग, या फिर एवर हैड एन आई ओपनर टू स्टडी नर्व्स इन द मॉर्निंग, या फिर कभी कभी आपको सुबह के टाइम आंखें खोलने में भी दिक्कत होती है। तो क्या है, केज क्वेश्चन है और उसमें इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो पर्सन से पूछे जाएंगे। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं एल्कोहलिज्म के, या तो विड्रावल सिम्टम केज क्वेश्चनायर आता है, या फिर आपको जो डाइसल्फाम है वो भी आ सकती है। क्लियर। तो आपको एल्कोहलिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको प्रिपेयर करके अपने जाना है। नेक्स्ट वन इज इन द न्यूबॉर्न वाइट इज लेयर ओवर द स्किन इज कॉल्ड। न्यूबॉर्न बेबी की पूरी बॉडी पर वाइट कलर की लेयर होती है, क्या कहलाएगा, म्यूकोसा, वर्निक सिजोसा, मिकोनियम या फिर वियनिंग। न्यूबॉर्न बेबी की पूरी बॉडी पे वाइट कलर की लेयर होती है और ये कहलाती है वर्निक सिजोसा। क्या है, वर्निक सिजोसा। मिकोनियम तो फर्स्ट पासिंग स्टूल है बेबी का। वियनिंग आफ्टर 6 मंथ के बाद जो भी खाना पीना स्टार्ट करते हैं वो होगा। इस तरीके से जो वाइट वाइट लगा है क्या, ये वर्निक सिजोसा। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी नीड टू अवॉइड। यदि बच्चे को कीमोथेरेपी दी जा रही है तो यहाँ पर आप उसको कहाँ जाने से अवॉइड करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करने से अवॉइड करेंगे, ड्रिंकिंग हॉट वाटर, अवॉइडेड क्राउडेड प्लेस, या फिर रिड्यूस अननेसेसरी स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट। तो यदि बच्चे को कीमोथेरेपी दी जाती है तो कीमोथेरेपी में आप की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी बच्चे को भीड़ भाड़ वाले इलाके से अवॉइड करने को कहेंगे। क्यों, क्योंकि कीमोथेरेपी देने के बाद आपकी इम्यूनिटी ना के बराबर बचती है, और ऐसे केस में बच्चे को दूसरे यदि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आप लेके जाते हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के और दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो बच्चे को जब भी कीमोथेरेपी दी जा रही है तो आप उसके लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ले जाने से बचें। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए लीव करती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। क्रेमर्स रूल इज़ यूज्ड फॉर। क्रेमर रूल्स किसको असेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपने यंग फार्मूला पढ़ा, पार्कलैंड फार्मूला पढ़ा और बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े, वैसे ही क्रेमर्स रूल किसको असेस करने में यूज़ किया जाएगा, एस्फेक्सिया, बर्न, एंटेरोकोलाइटिस या फिर जॉइंटिस। तो किसको असेस करने के लिए क्रेमर्स रूल अपनाया जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब।
आज की क्लास हमारी मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी की है, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन गायनेक के रहने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन एनाटॉमी के भी इंक्लूड किए गए हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं रिसेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते हैं कि क्या जिनका भी अपकमिंग टाइम में जो यूपीपीएससी में एग्ज़ाम है, क्या ये क्वेश्चन उनके लिए हेल्पफुल है। तो यूपीपीएससी भी आपका जिनका भी पेपर है, एग्ज़ाम देने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उनका एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्री और मेंस दो तरीके से पेपर होना है आपका, जैसे नॉर्सेट में हुआ है तो उसी तरीके से इस बार आपका होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिए, क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो या तो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर अपकमिंग टाइम में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डज द डिस्टेंसिबल वेजाइना टेक्स द इन्वॉल्यूट। तो डिस्टेंसिबल वेजाइना है, क्या डिस्टेंसिबल वेजाइना है, कितना टाइम लेगी इन्वॉल्यूट होने में, मतलब दोबारा से रिवर्ट बैक होने में। एक होता है इन्वॉल्यूशन, दूसरा होता है सब इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन का मतलब है कि जैसे यूट्रस 6 वीक में रिवर्ट बैक हो जाती परपीरियम पीरियड में, ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है कि जो वेजाइना है, वेजाइना कितने टाइम में दोबारा से इन्वॉल्यूट हो पाएगी। डिस्टेंसिबल वेजाइना की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंसिबल वेजाइना है कितने टाइम में रिवर्ट बैक हो पाएगी, इन्वॉल्यूट हो पाएगी। ऑप्शन में है 9 से 11 हफ्ते, 13 से 14 वीक, 4 से 8 वीक या फिर 0 से 3 वीक्स। तो यहाँ पर जो डिस्टेंसिबल वेजाइना की बात की जा रही है, डिस्टेंसिबल वेजाइना का मतलब है कि आफ्टर इंटरकोर्स और वर्जिनिटी जाने के बाद, वर्जिनिटी जाने के बाद और आफ्टर इंटरकोर्स है जो वेजाइना सेम एज नहीं रहेगी, सेम एज नहीं रहेगी। जो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि इन्वॉल्यूट केस में कितने टाइम तक जाएगी। यदि आफ्टर डिलीवरी के बाद हम बात करें तो यदि एक बार आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो दोबारा से वेजाइना वापस उसी शेप में नहीं जा पाती है। जो एक नॉन प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट की जगह में भी कह सकते हैं कि जो भी लेडी इंटरकोर्स नहीं की है तो उनका जो एक डिफरेंस है बीच का, वो यहाँ पर कहलाएगा डिस्टेंसिबल वेजाइना। और ये टाइम एटलीस्ट लगेगा 4 से 8 हफ्ते तक का, लेकिन ये कम्प्लीटली वैसे नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 4 to 8 वीक्स। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये अपनी टोन तो गेन कर लेगी, जो वेजाइना है नॉर्मल टोन में आ जाएगी, बट नेवर टू बी वर्जिनियल स्टेट। जो वर्जिनिटी है वो वापस से यहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि द म्यूकोसा रिमेन्स डेलिकेट फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स एंड सम म्यूकस वेनस कंजेशन परसिस्ट इवन लॉन्गर। तो इसीलिए दोबारा से जो टोन है वेजाइना अपनी गेन कर जाएगी, लेकिन जो वर्जिनिटी है वो आपकी वापस नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है आपका कि एटलीस्ट जो इन्वॉल्यूशन की बात की जा रही है वेजाइना के, अभी तक आपने यूट्रस का तो बहुत पढ़ा है कि 6 हफ्तों में आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस है जो 6 वीक में ड्यूरेशन रहता है परपीरियम पीरियड का, उसमें क्या होती है, इन्वॉल्यूट हो जाएगी। लेकिन वेजाइना इन्वॉल्यूट होगी 4 to 8 वीक्स में, लेकिन दोबारा से वापस वैसे वर्जिनिटी वाली कंडीशन में नहीं जा पाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Japanese encephalitis vaccine reconstitute और dissolved should be used within how many hour। तो जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन लगती है तो इसका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है, मतलब घोलने के बाद जो डिजोल्व फॉर्म है, कितने घंटों के अंदर यूज़ कर लेना है आपको। ऑप्शन में 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर्स या फिर 7 आवर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि BCG, मीजल्स और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इन 3 में से कोई सा भी पूछे तो इनका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है, पाउडर फॉर्म से रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में और डिजोल्व फॉर्म में आप रखते हैं, तो विदिन 4 घंटे के आपको यूज़ कर लेना है। अदरवाइज 4 घंटे से ज़्यादा होता है तो आपको थ्रो कर देना है। इनकेस आपने इंजेक्ट कर दिया तो जो भी पेशेंट जिसके भी लिए आपने वैक्सीन लगाई है उसके लिए जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की कंडीशन से लेके पर्सन की कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए 4 घंटे के बाद यदि वैक्सीन का पूछें कि कितने घंटे तक यूज़ कर सकते तो 4 आवर, मोर देन 4 आवर से ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना और थ्रो इट कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट वन,
ऑल आर द सिम्टम ऑफ कुशिंग ट्रियाड एक्सेप्ट, तो सभी कुशिंग ट्रियाड के सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या फिर ब्रेडिप्निया। कुशिंग ट्रियाड देखने को मिलता है कब? जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है। क्या है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा, तब कुशिंग ट्रियाड की कंडीशन डेवलप होगी। तो कुशिंग ट्रियाड में जो कंडीशन होगी, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा, डायस्टोलिक हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिप्निया होगा। क्लियर? ये चीज़ें होंगी, लेकिन डायस्टोलिक हाइपरटेंशन नहीं होगा। कुशिंग ट्रियाड एक फिजियोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी बढ़ जाएगा। अब इसमें 3 चीज़ें बढ़ती हैं, इसलिए इसको ट्रियाड नाम दिया गया है। कुशिंग ट्रियाड की कंडीशन में क्या होगा कि सिस्टोलिक बीपी है वो बढ़ेगा, पल्स घटेगी, जो कहा गया ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिप्निया मतलब रेस्पिरेशन क्या हो, रेस्पिरेटरी रेट भी घटेगी। तो यहाँ पर यदि बात करें कुशिंग ट्रियाड की, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि यदि आईसीपी में पूछते हैं तो क्या है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, और यदि कंडीशन होती है तो यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी क्या होगा, घटेगा, ना कि बढ़ेगा, सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, डिक्रीज्ड ग्लूकोज इन सीएसएफ सजेस्टिव ऑफ, तो यदि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल के लिए लिया गया है और उसमें यदि ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम है, मतलब कि क्या डायग्नोस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो यदि ग्लूकोज का लेवल घट जाए सीएसएफ में तो कंडीशन डेवलप होगी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्या होगा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन सीएसएफ जो सजेस्टिव है वो बैक्टीरियल, फंगल या फिर ट्यूबरक्लाई मेनिंजाइटिस। 3 रीजन हो सकते हैं, स्पेशली जब भी ग्लूकोज का लेवल घटेगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, मतलब मरीज को क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुई है। मेनिंजाइटिस के सिम्टम पूछे जाते हैं, रुजिन्स्की, कर्निंग साइन, और जो नेक रिजिडिटी रहेगा, फीवर होगा, तो ये सब क्या है, इसके साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको बहुत आता है, वो आपका ये रहा, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इट इज कॉल्ड एज। एंटीरियर कर्वेचर, यदि स्पाइन का क्या है, एंटीरियर जो कर्वेचर है तो वो क्या कहलाएगा, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया। अभी ये काइफोसिस एमपीएनएचएम के एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड में स्कोलियोसिस पूछा है और एक में पूछा है काइफोसिस। तो एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन कहलाएगा लॉर्डोसिस। क्या है? लॉर्डोसिस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको विथ इमेज से समझना ज़्यादा इजी है। क्या है? लॉर्डोसिस, मतलब आगे की तरफ जो कर्वेचर है वो क्या है, लॉर्डोसिस। काइफोसिस का मतलब है यहाँ पर फॉरवर्ड। क्या है? फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक। जो आपकी बैक है वो एक तरीके से कुबल टाइप से रहेगा नेक के यहाँ पर, वो है। तो यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक। स्कोलियोसिस में क्या है, पूरा स्पाइरल शेप में होगा कर्वेचर। क्या है? साइड में या फिर स्पाइरल में होगा, तो वो है स्कोलियोसिस। जो एक हेल्दी कर्वेचर होता है स्पाइन का वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट वन, एट्रोपिन इज कॉमनली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस। तो एट्रोपिन दी जाती है यदि किसी के लिए इनहेल करने वाले एनेस्थीसिया दिए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए, मसल टोन के लिए, सीक्रेशन के लिए, नोजिया वॉमिटिंग के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो एट्रोपिन कॉमनली यूज की जाती है एनेस्थेटिक, इनहेलेंट एनेस्थेटिक के पहले। क्यों? ताकि सीक्रेशन को कम किया जा सके। सीक्रेशन कम होगा तो एस्पिरेशन के चांसेस भी कम रहेंगे। तो सीक्रेशन को कम करने के लिए क्या दी जाती है, एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर सीन इन द चिल्ड्रन। तो बच्चों में सबसे कॉमन हड्डियों का फ्रैक्चर कौन सा है, क्लेविकल, फीमर, टीबिया या फिर ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर है बच्चों में सबसे कॉमन। बच्चे जनरली जब गिरते हैं, मोस्ट ऑफ दी बच्चे गिरते हैं, सभी गिरते हैं, इवन आप भी गिरे होंगे, मैं भी गिरी होंगी बचपन में, लेकिन बाय गॉड फ्रैक्चर नहीं हुआ कभी। तो यहाँ पर फ्रैक्चर है, बच्चों में जो फ्रैक्चर होता है जब भी वो गिरते हैं तो अपने हाथ है जो आगे की तरफ एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं।
जब वो सपोर्ट के तौर पे हाथ यूज़ करते हैं तो रिस्ट के यहाँ पे उनको फ्रैक्चर होता है, लेकिन रिस्ट के यहाँ फ्रैक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर उनमें कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता। कंप्लीट का मतलब है कि बोन बेंड हो जाएगी, बेंड होने का मतलब थोड़ा क्रैक मारेगी बोन, लेकिन बेंड रहेगी साथ में, तो कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये देखिए यहाँ पर एक्सरे इमेज देखिए आप। कॉमनली फ्रैक्चर देखने को मिलता है रेडियस बोन में। रेडियस बोन बेंड हो किस तरीके से, हाफ लकड़ी तोड़ेंगे आप, हाफ टूटेगी, हाफ जुड़ी हुई रहेगी। ये बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन फ्रैक्चर है। क्यों? क्योंकि वो गिरेंगे, हाथ अपने जो पंजे हैं आगे की तरफ एज अ सपोर्ट के तौर पे लगाते हैं, उसी टाइम पे उनको फ्रैक्चर हो जाता है किसमें, रेडियस बोन में। और एक कंप्लीट तरीके से नहीं होता है। ग्रीन स्टिक का मतलब बेंड रहेगी बोन, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्चर होगा, बेंड होगी, लेकिन पूरे तरीके से बोन बाहर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन से आपको 10-12 क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस इज मैच्ड विथ द करेक्ट डेफिनेशन। पहले प्रीफिक्स सफिक्स बताओगे तब आपको समझना और इजी होगा। प्री मतलब पहले लगेंगे, सफिक्स मतलब एंड में लगेंगे। तो प्रीफिक्स हैं जो सही क्या है, ए बी मतलब अगेंस्ट, डिस मतलब अराउंड, टेकी मीन्स स्लो, मोनो मतलब बन। क्या है जो सही प्रीफिक्स है? आपने टैकीकार्डिया पढ़ा है, टैकिपनिया पढ़ा है, क्लियर। तो इसमें क्या होती है, टैकीकार्डिया फास्ट होगा तो ये स्लो है, तो ये नहीं है, ब्रेडी में स्लो होगा, क्लियर। डिस मतलब कुछ एबनॉर्मलिटी है, क्या है, एबनॉर्मलिटी है। ए बी मतलब कुछ एब्सेंट है। मोनो मतलब सिंगल और वन। तो यहाँ पे अब आप अंदाज़ा लगाइए आंसर क्या होगा। टैकी की जगह ब्रेडी होता तो आप इसको कह देते सी ऑप्शन को, लेकिन यहाँ पे मोनो मीन्स होता है सिंगल और वन। तो सही प्रीफिक्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या है, मोनो, मोनोसाइड, मोनोन्यूक्लियोसाइड, मोनोऑक्यूलर, जितने भी वर्ड में वन चीज़ है मतलब वो क्या है, मोनोप्लेजिया। तो ये सब क्या है यहाँ पर, सिंगल है मतलब वन है। अभी देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, आई होप आपको प्रॉपर विजुअल हो रही हो, क्लियर। तो जब भी आपको पूछा जाए, यदि प्रीफिक्स की बात करें, सफिक्स की बात करें हम, कभी भी आगे एन हो मतलब कुछ ना कुछ है ही नहीं, विदाउट एन यूरिया, एन यूरिया, क्लियर। यहाँ पर मैं आपको विद एग्जाम्पल के बता रही हूँ। अवे फ्रॉम, ए वी का मतलब होता है, सॉरी अगेंस्ट नहीं, अवे फ्रॉम होगा। अवे फ्रॉम जैसे एबडक्शन, एडक्शन मतलब पास में आप अपने हाथ ला रहे हैं, एबडक्शन मतलब अपने जो सेंट्रल पार्ट है इससे दूर ले जा रहे हैं हाथों को, तो क्या होगा, एबडक्शन। एबल का मतलब एबल ही होगा, कोई भी चीज़ का हम कैपेबल है आप किसी चीज़ के लायक। परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। फिर एसियस और फुल ऑफ, इसका मतलब फुल ऑफ। ऑस्टिक्टिक आपने पढ़ा है, तो ऑस्टिक का मतलब यहाँ पर क्या है, वो सुनना, हियरिंग से रिलेट करेगा। एक्रो मतलब एक्सट्रीमिटीज़ आएंगी आपकी। एड जैसे अभी एब मतलब अवे था, एड मतलब पास में और टूवर्ड्स। जहाँ पर भी वर्ड है जो एड्रीनो जुड़ जाता है मतलब एड्रीनल ग्लैंड और रीनल ग्लैंड से रिलेट करता है आपका वर्ड, क्लियर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। प्रीफिक्स पूछ सकते हैं, सफिक्स पूछ सकते हैं। एल्जिया जुड़ जाए वर्ड मतलब कुछ पेन से, न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया मतलब नर्व पेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, द वर्ड डिस्फेसिया मीन्स डिफिकल्टी डूइंग वॉट। तो यहाँ पर डिस्फेसिया शब्द का अर्थ क्या करने में कठिनाई है, ईटिंग और स्वालोइंग, स्पीकिंग, डिस्ट्रॉइंग या रिमेम्बरिंग। डिस्फेसिया का मतलब है यहाँ पर स्पीकिंग डिफ़िकल्टी, क्या है, स्पीकिंग डिफ़िकल्टी, बोलने में दिक्कत होना। लेकिन यहाँ पर डिस्फेजिया, DYSPHAGIA, SIA का डिफरेंस हो गया। डिस मतलब कहीं पर भी DYS जुड़ा मतलब कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी है, क्या है, डिफ़िकल्टी है। अब यहाँ पर कहा गया है कि डिस्फेसिया का मतलब होता है क्या, स्पीकिंग डिफ़िकल्टी, लेकिन डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग पूछें या फिर डिस्फेजिया, SIA की जगह GIA कर दें यहाँ पर एंड में, तो क्या कहलाएगा, डिस्फेजिया, और इसका मतलब होगा डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, क्लियर। नेक्स्ट वन,
द वर्ड क्वाड्रीप्लेजिया मीन्स हाउ मैनी एक्सट्रीमिटीज आर पैरालाइज्ड। तो क्वाड्री का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब 3, हेमी का मतलब एक साइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्वाड्रीप्लेजिया शब्द का अर्थ है कि कितने अंगों को लकवा मार गया है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यदि बात करें हम मोनो कहेंगे तो एक हाथ हो सकता है, एक पैर हो सकता है, सिंगल एक्सट्रीमिटीज हो सकती है। फिर 2 कहा है मतलब यहाँ पर डाई प्लेजिया आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। 3 कहा है तो टेट्रा। 4 कहा है मतलब चारों हाथ पैर चारों हैं क्या है, लकवा मार गए हैं नेक के नीचे का हिस्सा, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रीप्लेजिया। ये देखिए पहली बोन है, फर्स्ट बोन है जो ऑसिफाइड होती है फीटल लाइफ में। सबसे पहले तो बनती है पूरी न्यूरल ट्यूब, लेकिन फर्स्ट बोन की बात की जा रही है कि सबसे पहले कौन सी बोन है जो ऑसिफाइड होगी, स्कैपुला, फीमर या फिर क्लेविकल। जनरली 3 बोन का सबसे पहले ऑसिफिकेशन होता है, क्लेविकल, मैंडिबल एंड मेम्ब्रेनस बोन, जो स्कल की बोन्स होती हैं वो। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में क्लेविकल की जगह मैंडिबल आए तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 2 बोन्स हैं जो बनती हैं, फिर आफ्टर दैट जो स्कल की बोन्स है वो भी बनना स्टार्ट होती हैं। तो ऑसिफिकेशन का मतलब है बनना। तो जो फर्स्ट फीटल लाइफ में जो बोन बनेगी वो कहलाएगी क्लेविकल, इसको आप कॉलार बोन के नाम से भी जानते हैं। एस से बोन है, और जो फ्रैक्चर होता है सबसे कॉमनली जो फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है वो भी क्लेविकल बोन में ही होता है। और ह्यूमन बॉडी की एक ओनली ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे जो एक तरीके से हमें कहें कि आड़े, या क्योंकि सभी बोन्स क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं, डाउन साइड रहेंगी, लेकिन ये क्या है हॉरिजॉन्टल वे में रहेगी। ऐसी पहली बोन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है, वो क्या है, वो है क्लेविकल। अब ये क्लेविकल जुड़ती कहाँ से, जो चेस्ट की स्टर्नम बोन है, स्टर्नम या फिर जिसको आप ब्रेस्ट बोन कहते हैं, एक साइड तो जुड़ेगी शोल्डर गार्डल ह्यूमरस के यहाँ पर, और दूसरा हिस्सा इसका कहाँ जुड़ता है, स्टर्नम के यहाँ पर। तो ये एक जॉइंट कहलाता है स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट। तो जो स्कैपुला है, स्कैपुला भी आपकी अपर लिम्ब की बोन है, 2 बोन रहेंगी बैक साइड में, तो ये कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। क्या कहलाएंगे, कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। तो यहाँ पर स्कैपुला, क्लेविकल पूछे, एस से बोन है, ह्यूमन बॉडी में ओनली हॉरिजेंटल शेप में पाई जाने वाली मात्र एक यही बोन है। और ये 5 से 6 वीक में, 5 to 6 वीक की एज में इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब 5 से 6 वीक का फीटस रहेगा उस टाइम पर क्या होती है, बनना स्टार्ट होती है, ऑसिफिकेशन होना इसका स्टार्ट होगा। पहली बोन है जो ऑसिफाइड होती है क्लेविकल, मैंडिबल और मेम्ब्रेनस बोन ऑफ स्कल, जो कि 5 वीक से लेकर 12 वीक तक में बन के पूरी डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर यदि पूछे कि पहली ऑसिफाइड बोन कौन सी है तो होगी क्लेविकल नहीं है यदि ऑप्शन में तो मैंडिबल रहे तो आप मैंडिबल को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर A clinical symptom of Wasting syndrome in AIDS includes all. वास्टिंग सिंड्रोम, एड्स में जो वास्टिंग सिंड्रोम है इसके सभी क्लिनिकल सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। इनवॉलेंट्री गेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ईसोफेगल कैंडिडियासिस। क्या है जो यहाँ पर सिम्टम होंगे एड्स के सिम्टम हैं जो क्या होंगे, तो वास्टिंग सिंड्रोम क्या होगा कि वेट लॉस होना। एड्स वाले मरीज में क्या होगा, HIV एड्स में वेट लॉस होगा। वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब है कि पूरी बॉडी का 10% वेट है जो क्या हो जाना, लॉस हो जाना, सडनली 10% तक वेट लॉस होना, वो कहलाता है वास्टिंग सिंड्रोम। इसमें सडन इनवॉलेंट्री वेट लॉस होगा, और वेट लॉस कैसे होगा, डायरिया के कारण हो सकता है। क्या है, डायरिया के कारण हो सकता है। फीवर लंबे टाइम तक रहेगा, 30 दिन तक कंटिन्यू फीवर रहता है तो भी आपको कोई, यदि इवन 15 दिन तक भी कंटिन्यू फीवर है तो भी आपको कोई डिसीज़ है जो फाइंड आउट डायग्नोस हो सकती है। 30 दिन तक यदि लंबा फीवर रहे, डायरिया हो, इनवॉलेंट्री वेट लॉस हो, तो यहाँ पर साथ ही साथ आपका वेट लॉस तो होगा ही, फैट और मसल्स में भी लॉस होगा, जब फैट प्रोटीन मसल सब कुछ लॉस होगा, PM की कंडीशन भी यहाँ पर डेवलप होगी। तो वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब सडनली वेट लॉस होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A,
involuntary weight loss, chronic diarrhea, protein energy, malnutrition. So here is the right answer is option number A. Wasting syndrome refers to unwanted weight loss of more than 10% of person's body weight. 10% से भी ज़्यादा बॉडी वेट के वजन का लॉस होना, जो कि डायरिया, वीकनेस, फीवर के कारण हो सकता है। मान लीजिए यदि 150 पाउंड का मैन है, 150 पाउंड वेट है किसी पर्सन का, वेट लॉस 15 पाउंड और उससे ज़्यादा हो जाए तो इतने जल्दी वेट का लॉस होना क्या कहलाएगा? वास्टिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी पीपीएच अकर्स विद इन आवर ऑफ डिलीवरी। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है तो कितने घंटे के अंदर डिलीवरी के कंसीडर किया जाएगा? 6 से 24 या फिर 12 आवर। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी में आफ्टर 24 आवर कंसीडर किया जाएगा, ब्लीडिंग होती है। जो अमाउंट है ब्लीडिंग का वो कितना होता है? 500 ml तक। कितना? यदि डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो वो कंडीशन कहलाएगी पोस्टपार्टम हेमरेज। इंडिया में सबसे कॉमन जो मैटरनल डेथ का रीज़न है वो क्या है? वो है हेमरेज और ब्लीडिंग। तो प्राइमरी में विद इन 24 आवर के, कितना? विद इन 24 घंटों के अंदर, डिलीवरी के विद इन 24 घंटों के अंदर यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो वो कहलाएगा प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होगा? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका एक मेन रीज़न होता है वो होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या होगा? यूट्रस की जो टॉन्स है उस टॉन का एब्सेंट होना, वो क्या कहलाएगा? अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि प्राइमरी पीपीएच को कब कंसीडर किया जाएगा? जब 24 आवर में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर किया जाएगा। जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर क्या किया जाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। अब प्राइमरी तो यदि डिलीवरी होने से लेके विद इन 24 घंटों के अंदर यदि हो जाती है 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग तो कहलाएगा पीपीएच। आफ्टर 24 आवर तो वो कहलाएगा सेकेंडरी पीपीएच। सबसे कॉमन पीपीएच का रीज़न क्या होता है? तो होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या है? अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज एक्सेसिव अल्कोहल यूज while on वारफरिन थेरेपी लीड्स टू। एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करते हैं जब आप वारफरिन थेरेपी पर हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखें कि जब वारफरिन थेरेपी ले रहे हैं लेकिन साथ में अल्कोहल भी ड्रिंक करते हैं क्या होगा? डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन। वारफरिन क्या है? एक एंटीकोआगुलेंट है। क्या है? एंटीकोआगुलेंट है। अब यदि आप अल्कोहल भी साथ में लेते हैं लेकिन वारफरिन आपकी थेरेपी चल रही है तो यहाँ पर आपको क्या होने के चांसेस रहेंगे? डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट होगा, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक का मतलब है कि आपकी मान लीजिए किसी बीमारी के लिए आपको वारफरिन है जो दिया जा रहा है, वारफरिन दिया जा रहा है जो कि एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी करती है। तो यदि वारफरिन देते हैं आप तो साथ में यदि कोई शराब पी रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर जो वारफरिन थेरेपी दे रहे हैं आप, कोई शराब भी पी रहा है, ऐसे केस में एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि यह अल्कोहल भी है जो आपकी बॉडी में कुछ प्लेटलेट्स, बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। देखिए, अल्कोहल कैन ऑल्सो कॉज योर बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। प्लेटलेट सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी। वारफरिन क्या है? इंटरफेयर करेगा क्लॉटिंग प्रोसेस में। तो यदि आप शराब पीते हैं तो यहाँ पर मेजर ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि वारफरिन इस चांस को और बढ़ाने का काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट। क्लियर है? मान लीजिए कोई शराब पी रहा है लेकिन उसकी वारफरिन थेरेपी चल रही है तो ऐसे केस में जो एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट है वारफरिन का वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा जब ये इफेक्ट। तो यहाँ पर वारफरिन के इफेक्ट पड़ने के कारण ब्लीडिंग के रिस्क हैं वो भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस्ड एज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, सॉरी रेशियो है, किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा?
ऑप्शन में है पर 1 लाख बर्थ, पर 10,000 बर्थ, पर 1,000 बर्थ या फिर पर 1,000 पॉपुलेशन। मैटरनल मोर्टेलिटी का डिनोमिनेटर हमेशा एग्जाम में आता है, किस टर्म में यूज़ किया जाता है? सभी 1000 में यूज़ किए जाते हैं, चाहे IMR हो, लेकिन MMR में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में जो डिनोमिनेटर है वो होता है 1 लाख। कितना? 1 लाख बर्थ। ये देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, पर 1 लाख लाइव बर्थ। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42वें दिन तक यदि डेथ हो जाए माँ की, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? वो 1 लाख पर बर्थ। डिनोमिनेटर पूछे तो वो क्या है? वो नंबर ऑफ वुमेन डाइज 1 लाख पर लाइव बर्थ। 1 लाख लाइव बर्थ में जो वुमेन की मरने की जो संख्या है वो यहाँ पर एज ए डिनोमिनेटर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। तो जो यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे आप MMR को, वो क्या होगी? 1 लाख बर्थ। नेक्स्ट वन, MTP एक्ट डज नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते? 30 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स या फिर 28 वीक्स। कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद टर्मिनेट है जो नहीं करा सकते प्रेगनेंसी को, मतलब कि बेबी अबॉर्ट नहीं करा सकते, तो वो यहाँ पर क्या होगा? MTP एक्ट के तहत 20 हफ्ते तक। जो यहाँ पर ड्यूरेशन दिया जाता है वो होता है ओनली 20 वीक का। लेकिन कब तक? आफ्टर दैट हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यू कान टर्मिनेट? सो इट्स 20 वीक्स। कितना? 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद है जो आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते हैं। MTP एक्ट 1971 में आया था। फिर यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, अमेंडमेंट में 24 कर दिया गया था, लेकिन कुछ साथ में कंडीशंस भी लगाई गई थी। तो यहाँ पर अबॉर्शन कंसिडर किया जाता है इंडिया में लीगल तरीके से। यदि हम बात करें तो होता है MTP एक्ट के तहत 20 वीक तक की प्रेगनेंसी हो, लेकिन यदि 20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं दी जाती है। 1971 में MTP एक्ट आया था, तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत 20 वीक से आगे की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवाया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केस में 24 वीक्स में टर्मिनेट कर सकते, लेकिन ऐसे केस में कोर्ट का ऑर्डर या फिर कुछ और अदर रीजंस रहेंगे तभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। नेक्स्ट इज अंडर MCH प्रोग्राम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू बी गिवन डेली टू मदर्स एज। तो IFA टैबलेट हैं जो माँ को, जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसके तहत माँ को डेली कितनी आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाएंगी, कितना डोज दिया जाएगा? ऑप्शन में 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट 60 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड, या फिर 100 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड। तो MCH प्रोग्राम के तहत कितना आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती हैं? तो वो होता है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। कितना? कंपोनेंट क्या है इसके? मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ, स्कूल हेल्थ, हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन, केयर ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेशल सेटिंग जैसे कि डे केयर वाले हो गए, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर के पार्ट हैं। और इस MCH केयर के तहत जो IFA टैबलेट दी जाती हैं वो होती हैं कितनी? 100 mg आयरन की प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड की। नेक्स्ट वन इज स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसमें कौन सा स्पर्मिसाइड यूज किया जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन F2, MPA, 9-nanoxynol या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे क्या है? टुडे जो कि एक वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यहाँ पर इसमें जो स्पर्मिसाइड यूज़ किया जाता है वो होता है 9-nanoxynol। क्या है? 9-nanoxynol। तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ये देखिए, टुडे वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि
बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ की जाएगी। इसमें क्या रहेगा, 1000 mg ऑफ नैनोक्सिनॉल रहेगा, नैनोक्सिनॉल 9, जो कि जैसे ही इंटरकोर्स किया जाएगा तो स्पर्म को किल करने का काम करेगा। कौन, नैनोक्सिनॉल। तो यहाँ पर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना एंड वाइल इन प्लेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर 24 आवर, 24 घंटों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। द फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चौथे नंबर का हेल्थ डायमेंशन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। आपको हेल्थ डिटर्मिनेंट और डायमेंशन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ANM का पेपर दें आप या NHM या फिर CHO, कोई सा भी एग्जाम दें। तो फोर्थ डायमेंशन कौन सा है, फिजिकल, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन। चौथे नंबर का डायमेंशन कौन सा है, तो जो फोर्थ डायमेंशन है वो है यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। कौन सा, स्पिरिचुअल डायमेंशन। टोटल 5 डायमेंशन होते हैं, फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट वन इज द सोशल। तो यहाँ पर जो हेल्थ डायमेंशन है, ये डायमेंशन एक से दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग, हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन विच एनी डिसीज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन है। तो इसमें जो 5 डायमेंशन है जिसमें से चौथे नंबर का पूछा गया है तो वह स्पिरिचुअल डायमेंशन, और 5वां पूछते तो वो होता सोशल डायमेंशन। फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट इज द सोशल डायमेंशन। एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को डायरेक्टली है जो क्या करेगा, अफेक्ट करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट इज a couple with one child has been trying without success for several years to have another child. The following terms would describe the situation. एक कपल है, एक चाइल्ड उनका ऑलरेडी है, लेकिन वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूसरा बच्चा भी हो जाए, लेकिन क्या हो रहे हैं, अनेबल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, स्टरलिटी या फिर इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा हो गया है तो लेकिन अब दूसरे के लिए ट्राई कर रहा है तो हो नहीं रहा है, तो स्टरलिटी तो है नहीं क्योंकि एक ऑलरेडी हो गया है, और ना ही ये प्राइमरी होगा क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी का मतलब होता है कि एक भी बच्चा कंसीव ना हो पाता, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा ऑलरेडी कंसीव हो गया है, दूसरा बच्चा चाहिए है, 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। स्टरलिटी का मतलब ये कि इनेबिलिटी टू अचीव अ प्रेगनेंसी, कई सालों तक कोशिश करने के बाद एक भी बच्चा ना होना, तो क्या है, वो कहलाएगा स्टरलिटी। लेकिन एक बार बच्चा हो गया है, या फिर इनफर्टिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कंसीव कर जाए लेकिन बच्चा ना हो पाए, वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए लेकिन बेबी को, जो लाइव बेबी उसको बॉर्न ना कर पाए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट्स अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि 1 चाइल्ड ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कब इसकी स्थापना हुई थी, हेनरी फोर्ड के द्वारा, हेनरी डोनाल्ड, हेनरी ब्राउनी या फिर नन ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस सोसाइटी, तो रेड क्रॉस सोसाइटी को कई बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, 3 से 4 बार लगातार जो प्राइज़ मिला है वो रेड क्रॉस सोसाइटी को ही मिला है। तो इसकी स्थापना की थी किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में। किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में इसकी स्थापना की थी, रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज में लास्ट फेज कौन सी है, एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। यहाँ पे कहा है होम विजिट किया आपने किसी भी फैमिली के यहाँ पर, तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग लास्ट फेज क्या होगी, लास्ट फेज होगी पोस्ट एक्टिविटी फेज। कौन सी, पोस्ट विजिट फेज और पोस्ट एक्टिविटी फेज भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज कहलाएगी कौन सी, लास्ट फेज।
पहली होती है इनिशिएशन फेज, दूसरी होती है फिर प्री विजिट फेज, तीसरी होती है एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फेज, क्या आपने एक्टिविटी की। चौथे नंबर पर होता है टर्मिनेशन फेज और पाँचवें पे आता है पोस्ट विजिट एक्टिविटी। मतलब आफ्टर आप सब कुछ करा है, दोबारा से एक बार और चेक करने जा रहे हैं तो वो कहलाएगी पोस्ट विजिट फेज। अर्ली और इनिशियल फेज पूछें तो वो कहलाती इनिशिएशन फेज, फिर प्री विजिट, फिर एक्टिविटी, फिर टर्मिनेट करना है, फिर यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज। तो लास्ट फेज यहाँ पे पूछी है होम विजिट की इन फैमिली में, तो वो क्या होगी, वो होगी पोस्ट विजिट फेज। टर्मिनल फेज फोर्थ नंबर पे आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विथ अ सिंगल 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट। यदि आपके पास 0.5 mg की क्लोरीन की गोली है तो कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा। 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर या फिर 25 लीटर। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जब यदि करते हैं आप तो क्लोरीन की जो 0.5 mg की टैबलेट है से कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा, तो होगा 20 लीटर। कितना, 20 लीटर पानी डिसइंफेक्ट होगा। जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। और क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को चेक करने के लिए जो टेस्ट होगा वो कहलाता है ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट। क्या है, ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट किया जाएगा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में क्लोरीन की मात्रा कितनी है उसके लिए। और जो प्रोसेस है यहाँ पर क्लोरीन की टैबलेट मिक्स कर रहे हैं पानी में, वो कहलाएगी क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज measures taken to stop the progress of disease is called which kind of prevention। तो मेजर्स लिए जा रहे हैं, मतलब जो भी स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को क्या करना है, स्टॉप करना है। डिसीज़ हो गई, पता चलेगा, उसकी प्रोग्रेस को क्या करना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिवेंशन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। प्राइमरी में डिसीज़ को आप क्या करते, होने के पहले की फेज़ है जिसमें इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते, होने से बचा ही सकते हैं। सेकेंडरी में हो गई है डिसीज़, डायग्नोस हो गई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को रोकना है तो होगा सेकेंडरी। टर्सरी में क्या होगा, ट्रीटमेंट हो गया, जो भी इंजरी है या फिर जो भी डिसीज़ है वो सब ठीक हो गई, लेकिन दोबारा से वापस से फंक्शनिंग में लाना क्या कहलाएगा, टर्सरी। प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर कहा है कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को स्टॉप करना, मतलब पता चल गया कि डिसीज़ हुई है तो ये प्राइमरी नहीं है, ये कहलाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। A 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary TB. Which of the following anti-TB drugs should not be given? क्वेश्चन ध्यान से देखें। 30 साल की प्रेग्नेंट वुमेन है, टीबी डायग्नोस हुई है उसको, पल्मोनरी टीबी मतलब लंग्स को अफेक्ट करने वाली टीबी। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपको उसके लिए नहीं देना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग नहीं देना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन। प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी ड्रग आप देंगे जो बेबी को अफेक्ट करेगी, हार्म पहुँचा सकती है, तो वो होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन। वही ड्रग आपको नहीं देना है क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट करके प्रेगनेंसी में क्या करेगी, जो बच्चा है, फीटस है, उसको हार्म पहुंचा सकती है, प्री टर्म डिलीवरी करा सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, यूट्रस में कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रखी गई है कब, प्रेगनेंसी।